प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए सेकेंड ईयर सामाजिक विचारक पुस्तक से कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य एवं वर्ष संघर्ष के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मार्क्स ने वर्ष संघर्ष के विभिन्न कारणों में से एक कारण अतिरिक्त मूल्य को भी माना है, और इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा को समझना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन यह बताने के लिए किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण किस प्रकार करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स यह प्रकट करते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं, वे श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं और स्वयं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ग्रहण किया था। श्रम सिद्धांत यह है कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन मूल्य में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत मार्क्स ने बहुत पहले अनुदार तथा उग्र सुधारवादी सिद्धांतियों में प्रचलित था। वास्तव में इस सिद्धांत की झलक हमें 17वीं सदी के अंग्रेजों विद्वान सर विलियम पेरी की रचना में देखने को मिलती है। उसके बाद सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इसमें संशोधन करके इसको आगे बढ़ाया। बेपर ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर रिकार्डो के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है, बशर्ते कि यह श्रम उत्पादन की क्षमता के वर्तमान स्तर के तुल्य हो। रिकार्डो के बाद 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया था कि श्रमजीवी लोग समस्त संपत्ति का उत्पादन करते हैं, अतः उन्हें ही श्रम के समस्त उत्पादन का अधिकार है। श्रम सिद्धांत की पुष्टि के लिए मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती लेखकों की कृतियों से अनेक कथनों का भी उल्लेख किया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मूल्य का अर्थ। साधारणतः मूल्य शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं, एक उपभोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। किसी वस्तु की उपयोगिता या आवश्यकता व्यक्ति के लिए कितनी है, यह उस वस्तु का उपभोग मूल्य तय करेगा। उदाहरण के लिए प्यासी व्यक्ति के लिए पानी का मूल्य उपयोग मूल्य है, जबकि तृप्त व्यक्ति के लिए नहीं। विनिमय मूल्य जब उपस्थित होता है तब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विनिमय मूल्य ही महत्वपूर्ण है। उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। मार्क्स उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर करते हैं। उपभोग मूल्य किसी वस्तु द्वारा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित होता है। यदि कोई वस्तु मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है तो उसका मानव के लिए उपयोग मूल्य है, और यदि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। उदाहरणार्थ, रेगिस्तान में पानी और रेत दो वस्तुएं विद्यमान हैं, किंतु यात्री के लिए वहाँ पानी का मूल्य है, रेत का नहीं। वस्तुओं का उपभोग मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ तक मानव इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके आधार पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 टन लोहा प्राप्त होता है तो गेहूं के 1 टन का विनिमय मूल्य लोहे के 2 टन के बराबर है। जिस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है और जिसको लोहे की आवश्यकता है, उनके लिए गेहूं और लोहा विनिमय मूल्य रखते हैं। यद्यपि दोनों वस्तुएं मानव के लिए उपयोगी होने पर भी उनका विनिमय मूल्य संभव है। फिर भी मार्क्स कहता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपभोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के अनुसार यद्यपि प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि हवा और पानी मानव के लिए उपयोगी हैं अर्थात उनका उपयोग मूल्य है, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए होता है कि उनमें मानव श्रम खर्च किया गया है। मूल्य मानव श्रम पर आधारित। मार्क्स रिकार्डो के सिद्धांत को स्वीकार करता है कि मूल्य श्रम ही मूल्य का स्रोत है। प्रत्येक उत्पादन में केवल एक ही तत्व सामान्य तत्व है और वह है मानव श्रम। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य कम या अधिक होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके निर्माण या उत्पादन में कितना मानव श्रम लगा है। इस प्रकार विनिमय मूल्य किसी वस्तु में लगे श्रम के समय द्वारा निर्धारित होता है। श्रम की मात्रा का माप उसकी अवधि से होता है और श्रम काल का माप सप्ताह, दिनों और घंटों से होता है। श्रम द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि उनके उत्पादन में मानव श्रम का व्यय किया गया है, और श्रम की मात्रा भी सामाजिक आवश्यकता के लिए उसके उत्पादन में व्यय के लिए
किया गया है। समय ही वस्तुओं के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। संक्षेप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है कि सभी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम द्वारा निर्धारित होता है। मजदूरी का लोह नियम। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जीविका योग्य मजदूरी पर निर्भर है। जीविका योग्य मजदूरी का तात्पर्य यह है कि एक श्रमिक को वह मजदूरी दी जाती है जो एक वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है। दूसरे शब्दों में, मजदूरी का श्रम एक वस्तु की तरह है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जा सकता है, और मानव श्रम का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह बाजार के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। मजदूर को उसके श्रम की केवल उतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे वह मानव वस्तु यानी कि मानव श्रम बाजार में निरंतर प्राप्त होता रहे। पूंजीपति मजदूरों को उनके काम के बदले में बस उतनी मजदूरी देते हैं जिससे कि मजदूरी के प्राण पखेरु उड़ न जाएं और गुजारा चलाने के लिए उन्हें दूसरे दिन काम पर आना पड़े। यही मजदूरी का लोह नियम है। इस नियम के अनुसार मजदूर अपना तथा अपने परिवार के पेट पालने योग्य मजदूरी प्राप्त करता है जिससे कि वह पूंजीपति के लिए भावी मजदूर के रूप में संतानोत्पत्ति कर सके। अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य अर्थात वस्तुओं के विनिमय मूल्य और मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उनका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्यों पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपतियों के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के ही शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया है। उदाहरण के लिए, किसी फैक्ट्री में एक मजदूर एक छाता बनाता है। इसके बदले में उसे 10 रुपये मिलते हैं और मान लीजिए उस छाते में लगने वाली सामग्री की कीमत 15 रुपये है, किंतु यह छाता बाजार में 35 रुपये में बिकता है। इस प्रकार छाते का कुल लागत मूल्य 25 रुपये हुआ और खाते का बाजार में विक्रय मूल्य 35 रुपये हुआ। विक्रय मूल्य 35 रुपये में से लागत का मूल्य 25 रुपये बाकी निकालने पर 10 रुपये जो लाभ प्राप्त हुआ है वह अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। मार्क्स का मत है कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तु श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है वस्तुतः, अतएव न्याय की मांग है कि वह उसे प्राप्त होना चाहिए। चूंकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो इन साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा अन्याय है तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दासों तथा श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो यह है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता है और आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर अपने श्रम को पूंजीपतियों को बेचता है जिसका उसे उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती, अतः वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं तथा इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की तिजोरी में चला जाता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति सदैव अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वे इसे लाभ, किराए और ब्याज द्वारा प्राप्त करते हैं। अपने उत्पादन के साधनों को विस्तार कर तथा अधिक मजदूरों नौकर रखकर पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को और अधिक बढ़ाते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर ही मार्क्स ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जिसके द्वारा पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, पूंजी का संचय करते हैं, पूंजी का केंद्रीकरण करते हैं और श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि होती है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की खोज आर्थिक जगत में मार्क्स की एक महत्वपूर्ण खोज है। लेनिन कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है। कुकर ने लिखा है कि मार्क्स के ग्रंथों के शायद सबसे प्रभावशाली भाग वे हैं जिनमें उन्होंने लाभ की अनिवार्य आवश्यकता से प्रभावित पूंजीपतियों के उन प्रयत्नों का वर्णन किया है जो वे अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने के निमित्त मजदूरों के समय तथा उनकी शक्ति के शोषण के लिए करते हैं। उनके ग्रंथों का वह भाग भी बड़ा भाग्यशाली है जिसमें ऐतिहासिक प्रमाणों तथा सरकारी विवरणों के अनेक उदाहरण देकर
इस शोषण से उत्पन्न होने वाले मजदूरों की करुणिक एवं दैनिक अवस्था का चित्र अंकित किया है। उनका अंतिम निष्कर्ष यह है कि इन अवस्थाओं को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज तथा मुनाफे के सभी अवसरों का सर्वनाश। यह परिणाम केवल समाजवादी व्यवस्था के अंदर ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी। तब न कोई पूंजीपति रहेगा और न कोई मजदूर, सब व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। अब हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक तत्व माना है और यह प्रतिपादित किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है। किंतु मार्क्स का यह विचार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध एवं साहस भी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। मार्क्स ने उत्पादन में केवल श्रम पर बल देकर अन्य तत्वों की उपेक्षा की है। लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर यदि इन सभी साधनों का परिणाम कहा जाए तो अधिक उचित एवं तर्कसंगत होगा। मूल्य को केवल मानव श्रम पर आधारित करना उतना ही गलत है जितना कि यह विचार कि उत्पादन का सारा मूल्य मजदूरों को मिलना चाहिए। पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अनेक अन्य बातों का पर भी व्यय करना पड़ता है। मिल मालिक को कारखाने के सुधार, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों को उत्तम जीवन, बेकारी के बीमे, बोनस आदि देने में धनराशि देनी होती है। यह समस्त व्यय मार्क्स के कथित अतिरिक्त मूल्य में से ही होता है, जिसका उसने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। विनिमय मूल्य उपभोग मूल्य पर निर्भर करता है। मार्क्स ने कहीं भी इसे सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि जो मूल्य समस्त वस्तुओं में सामान्य है वह उस पर लगे श्रम के अनुसार ही है। उसने केवल इसकी कल्पना की है कि इसे सिद्ध नहीं किया। यदि उपयोग मूल्य का संबंध विनिमय मूल्य से नहीं होता तो फिर मार्क्स यह क्यों कहते हैं कि किसी वस्तु का उपयोग के बिना कोई मूल्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि किसी वस्तु के विनिमय मूल्य में उपयोग मूल्य की ही निर्णायक महत्व का होता है। बिना उपयोग मूल्य के विनिमय मूल्य नहीं होता। मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यवसाय कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाले लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित। मार्क्स ने कहीं भी पूंजी, मूल्य और कीमत शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि कोई भी हमें यह नहीं बताता है कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय है। कीमत में उतार चढ़ाव क्यों होता है। पूंजी की यह व्याख्या भी स्वीकार नहीं की जा सकती है कि पूंजी केवल वह है जो अतिरिक्त मूल्य को उत्पन्न करती है, अर्थात यंत्र, मकान, कच्चा माल, ईंधन आदि तभी पूंजी है जब वे मजदूरों को काम पर लगाते हैं, किंतु जब इनका स्वामी स्वयं इनका उपयोग करता है तो वह पूंजी नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा पूंजीपति और श्रमिकों का जिस रूप में वर्णन किया गया है उससे वे वास्तविक जगत के नहीं वरन कल्पना लोक के प्राणी लगते हैं। उसकी अतिरंजित विचारधारा इस कथन से स्पष्ट होती है कि मजदूर दोगुने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं ही दोगुना या तिगुना हो जाएगा। क्या इनमें किसी प्रकार की कुशलता, प्रबंध, संगठन या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत विरोधाभास युक्त। मार्क्स का यह सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। एक ओर तो वह कहता है कि पूंजीपति लाभ या अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए नई मशीनें लगाते हैं, दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि मशीनों एवं कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता है। अतिरिक्त मूल्य तो मजदूरों के शोषण से ही प्राप्त होता है। यदि ऐसा ही होता तो पूंजीपति अपने लाभ की वृद्धि के लिए नए और कुशल यंत्र एवं मशीन नहीं लगाता और न ही श्रमिकों को कम करता। फिर वह कथन भी उपयुक्त नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेने और अपने हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मार्क्स वास्तव में परस्पर विरोधी विचारों में उलझ गए। सिद्धांत आर्थिक कम, प्रचारात्मक ज़्यादा। यह सिद्धांत आर्थिक कम है किंतु प्रचारात्मक अधिक है, जिसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण एवं पूंजीपतियों के अन्याय का प्रचार करना है।
हंट के अनुसार मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह देखने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहा है। कोल और बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ही ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए थे किंतु मैक्स बियर लिखते हैं कि इस विचार को स्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। उपरोक्त आलोचनाओं के संदर्भ में यह माना जा सकता है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं है। फिर भी इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि यह सिद्धांत पूंजीवाद के उस कटु सत्य को उजागर करता है जो कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों के श्रम पर ही अपनी विलासिता के महल खड़े किए हैं। उन्हें प्राप्त होने वाला सारा लाभ चाहे अतिरिक्त मूल्य नहीं हो, किंतु इसका एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसके वे कतई भी अधिकारी नहीं हैं। श्रमिकों की दीनहीन दशा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूंजीपतियों पर है। श्रमिकों का शोषण श्रम करते समय ही नहीं होता वरन उपभोक्ता के रूप में भी होता है, जब उन्हें बाजार में वस्तुओं को अधिक कीमत पर खरीदना होता है। इस प्रकार कारखाने एवं बाजार आदि सभी स्थानों पर शोषण चलता रहता है और श्रमिकों को अपने श्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। यह स्थिति मालिक और मजदूर के बीच वर्ष संघर्ष को पैदा करती है। तो आज हमने अतिरिक्त मूल्य और कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य पर विचारों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा अच्छे से स्पष्ट हुई होगी और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।